दोस्तों नमस्कार। आज हम भारत के एक कट्टरपंथी दक्षिणपंथी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में चर्चा करेंगे, जो भारत को वेद पुराण और मनुस्मृति पे आधारित ब्राह्मणों के नेतृत्व वाले हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर देना चाहता है। साथियों, हम ये भी चर्चा करेंगे कि आरएसएस के अपने संगठन, अपने विचारधारा और अपनी कठोर मेहनत के अलावा भारत के और किन राजनीतिक सामाजिक समूहों ने इसको इतनी बड़ी ताकत दी है। साथियों, भारत में 3 तरह के विचारधारा पर आधारित राजनीतिक समूह रहे हैं। एक तो खुद यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है, जो भारत को एक दक्षिणपंथी और कट्टरवादी विचारधारा की ओर ले जाना चाहता है, और दूसरा वो है कांग्रेस पार्टी, जो भारत को पूंजीवादी लोकतंत्र की ओर, मध्यम मार्ग की ओर ले जाना चाहता है। और साथियों, बीच में कुछ ऐसे समाजवादी संगठन रहे हैं जो चाहते हैं कि भारत एक समाजवादी गणतंत्र की ओर बढ़े, जो मुख्यतः वो वैज्ञानिक समाजवाद पे न, लेकिन वो लोहियावादी समाजवाद पर आधारित हो या अन्य समाजवाद के विकृत रूपों पे आधारित हो। तो ऐसे जो मध्यम मार्गी संगठन रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से जो है वो जनता पार्टी और जनता दल का परिवार रहा है। या दक्षिण भारत की बात करेंगे तो उसमें AIDMK रही है, या अन्य राज्यों में कांग्रेस से छिटके हुए अन्य छोटे छोटे दल भी रहे हैं। साथियों, आप यह भी जानते हैं कि किस तरह 1990 में जो जनता दल सत्ता में आया था, उसके टूटने के बाद जो उसके अन्य छोटे छोटे टुकड़े हुए अलग अलग राज्यों में जनता दल के भिन्न भिन्न नामों से, वो किस तरह एक जाति समूह से आने वाले परिवार की JB पार्टी बन के रह गए। उनके अध्यक्षों का चुनाव अब नाम मात्र को दिखावे भर के लिए वर्ष होता था, वास्तविक रूप में वह एक परिवार की पार्टी में तब्दील हो चुके थे। साथियों, ऐसे में उसमें से जो अन्य जाति समूहों के नेता अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, वे सैद्धांतिक तौर पे तो RSS के विचारधारा का विरोध करते रहे, लेकिन वे सत्ता के घोर लालची थे, और इसीलिए वे अपने सैद्धांतिक विरोधी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी हाथ मिलाने को तैयार होने लगे। हालांकि वे यह बार बार कहते रहे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन एक ऐसा समूह है जो कभी भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया, देश के साथ गद्दारी किया और अंग्रेजों का साथ दिया। वे यहाँ तक कहते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में इन्होंने नाखून तक नहीं कटाया। लेकिन समय आने पर किस तरह ये उसी RSS के साथ मिलकर 2-4 सांसद, मंत्री या मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए, आज भी वे ये काम कमोबेश कर ही रहे हैं। सबसे पहला नाम मुझे याद आता है चरण सिंह जी का। चरण सिंह जी भारत के एक ईमानदार प्रधानमंत्री माने जाते हैं, किसानों के मसीहा माने जाते हैं, भूमि सुधार के प्रणेता भी माने जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि ये पहली बार मुख्यमंत्री कैसे बने? साथियों, 1967 के चुनाव में कांग्रेस से यह 17 विधायकों को तोड़े और उत्तर प्रदेश विधानसभा में CPI और उस समय भारतीय जनसंघ, जो कि RSS का ही एक विंग है, उससे मिलकर ये मुख्यमंत्री बने और पहले संविदा सरकार बनाया। अब बताइए, क्या चरण सिंह बेवकूफ़ थे? चरण सिंह बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने यह जानबूझकर कि RSS एक कट्टरवादी विचारधारा है, वह एक ऐसी विचारधारा है जो तथाकथित छुआछूत भेदभाव पर आधारित, वह वेद पुराणों पर आधारित संगठन, वो ऐसा ही वो अपने भारत को बनाना चाहता है, फिर भी वो उसके सहयोग से अपनी सरकार बनाए। इसी तरीके से आप याद कीजिए 1989 का लोकसभा का चुनाव।
उस लोकसभा के चुनाव में साथियों इस संगठन के पास, यानी जो भारतीय जनसंघ का अगला रूप था भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का ही विंग, उसके सिर्फ लोकसभा में 2 ही सांसद थे, उसको उत्तर प्रदेश में 23 या 25 लोकसभा की सीटें दे दी। और यह किस तरह हुआ? यहाँ के जो तथाकथित समाजवादी दल है वो अपने को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अजीत सिंह के प्रतिद्वंदी के तौर पर कि वक्त पड़ने पर हमें भाजपा अपने विधायकों के साथ मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग कर सकती है, इस बिना पर धोखाधड़ी करके वह इनको जो है उत्तर प्रदेश में 23 या 25 लोकसभा की सीटें देने को तैयार हो गए और दे भी दिए। उनमें से करीब 22-23 सांसद इनके जीत गए। वैसे ही 77 के लोकसभा के चुनाव में जब जनता पार्टी आई तो किस तरह वे कांग्रेस को हराने के नाम पर इकट्ठा हुए और उसमें भारतीय जनसंघ को भी शामिल किए। उसके नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि अब स्वर्गीय हो चुके हैं, विदेश मंत्री बनाए गए। और इसी तरह से बहुत सारे दल हैं, जैसे आप नाम लीजिए बहुजन समाज पार्टी के, जो कि पानी पी पी कर गाली देती रही मनुवाद को और या अलग अलग नारे लगाती रही। तो इस संगठन ने उसी मनुवादी विचारधारा के पार्टी से 3 या 4 बार समझौते कर करके मुख्यमंत्री पद हासिल किया। और अभी पीछे जो विधानसभा के चुनाव बीते हैं उसमें यह बात कही जा रही थी कि उसके जो टिकट हैं वह नागपुर से आरएसएस तय कर रहा है। इसी तरीके से अन्य दलों को लीजिए, सोनेलाल पटेल जी का अपना दल, जब ये जीवित थे तब मतदाता पेंशन की बात करते थे, वंचितों पिछड़ों को न्याय हक अधिकार दिलाने की बात करते थे। और आज उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल किसकी गोद में खेल रही है? उसी आरएसएस के गोद में, जिसको उनके पिताजी मनुवादी पार्टी कहते थे। और आज 2-4 सांसद मंत्री बनने के लिए वो उसके साथ चिपकी हुई हैं। इसी तरीके से जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार, उनके बड़े नेता केसी त्यागी, क्या इनको मालूम नहीं था कि आरएसएस किस विचारधारा का संगठन है? बहुत अच्छी तरह उनको मालूम था, क्योंकि वो काफ़ी पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग हैं। फिर भी उसके साथ वो 15-20 साल तक रहे और मुख्यमंत्री पद पे बैठे रहे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो राष्ट्रीय जनता दल है वह लालू जी की जेबी पार्टी बन चुकी है, उसमें रहते नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। तो मुख्यमंत्री पद पाने के लिए उन्होंने उस आरएसएस से हाथ मिलाया जिसके खिलाफ वो आजीवन संघर्ष करते रहे। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों की बात लीजिए, एचडी देवगौड़ा की पार्टी जनता दल सेकुलर, उनके नेता कुमारस्वामी, उसी के समझौते के बल पर पहली बार कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनी। इसी तरीके से आप नवीन कुमार पटनायक को लीजिए, जो बिजू जनता दल के नेता हैं, बिजू पटनायक के पुत्र हैं, उन्होंने भी एनडीए में हिस्सेदारी की। ममता बनर्जी जो कांग्रेस से निकली हुई हैं, वे भी एनडीए के हिस्सा रह चुकी हैं। तो ऐसे छोटे छोटे दल, यूपी में तो और भी हालत खराब है। यहाँ देखिए निषाद समाज पार्टी के नेता संजय निषाद, अगर इनके पहले के दस्तावेजों को देखेंगे तो उसमें किस तरह बता रहे हैं कि उनका दल, उनका जो समाज है निषाद समाज, वह किस तरह मनुवाद का शिकार रहा है, कैसे वो मनुवादियों से लड़ने की बात करते रहे, कैसे वो धार्मिक पाखंडों का विरोध करते रहे, और अब कह रहे हैं कि निषादों के कारण ही श्री राम पूजनीय बने हैं। ओम प्रकाश राजभर जो जय सुहेलदेव समाज पार्टी बना रखे हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं, समान शिक्षा, शराब मुक्त प्रदेश, सबको सम्मानित जीवन, वंचितों को वही न्याय हक अधिकार की बात, लेकिन वे गाहे बगाहे उसी आरएसएस के साथ वो गल बहियाँ करते भी नजर आते हैं। कभी बाहर निकलते हैं, कभी सटने की कोशिश करते रहते हैं। इसी तरीके से अनेक ऐसे दल हैं, इस मध्यम मार्गीय दल छोटे बड़े, जो समय आने पर सत्ता पाने के लिए, अपने क्षुद्र स्वार्थों को पूरा करने के लिए वो उस आरएसएस के साथ जाने में हिचके नहीं, आज भी जाते रहते हैं। हालांकि इसकी पहली जिम्मेदारी जनता दल या बहुजन समाज पार्टी जैसे या समाजवादी पार्टी जैसों की है, जो
कहते तो रहे कि वे 85% जनता का नेतृत्व करते हैं, लेकिन पार्टी पे एक जाति, एक परिवार का कब्जा बना रखे। इसी से और छोटे छोटे जातियों के और जो पिछड़े दलितों के जातियां रही हैं, उनके नेता अपने को उपेक्षित महसूस करने लगे और वे सत्ता में जाने के लिए आरएसएस जैसे दुश्मन विचारधारा से हाथ मिलाने लगे और उसको बड़ी ताकत दे दी। अन्यथा आज वो लोकसभा में और भारत के कई विधानसभाओं में काबिज नहीं रहते। साथियों, आज उसी का परिणाम है कि इन लोगों ने उसको इतनी ताकत दे रखी है कि कहा जा रहा है कि अगर आगामी लोकसभा चुनाव ये भाजपा जीत जाएगी, आरएसएस जीत जाएगा, तो फिर से वो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। और आप सबको मालूम है कि हिंदू राष्ट्र की बातें किस तरीके से हिंदू महासभा, बजरंग दल और तमाम साधु संतों के समूह समय समय पर उठाते रहते हैं। हिंदू राष्ट्र का 75 पेज का संविधान भी उन्होंने जारी कर दिया है और अब खुलेआम उनके जो तरह तरह के शंकराचार्य हैं, तरह तरह के महामंडलेश्वर हैं, वो हिंदू राष्ट्र की धमकी देते रहते हैं और खुलेआम कहते रहते हैं कि भारत संविधान से नहीं बल्कि गीता और वेद पुराण और मनुस्मृति में जो कायदे कानून प्रावधान है उनके आधार पर चलेगा। तो आज संविधान पे घोर खतरे हैं। जो आरक्षण के संवैधानिक अधिकार हैं वो घोर खतरे में है। मजदूरों किसानों का जिंदगी घोर खतरे में है। आज सारी चीज़ें जो है वो निजीकरण में जा रही हैं, लोग फिर से गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन ये छोटे छोटे दल अपने स्वार्थ में पड़कर उसी बीजेपी को मजबूत और मजबूत करते चले जा रहे हैं। और साथियों, अगर ये ऐसा कर ले जाते हैं कि भारत को एक कट्टरपंथ, पुराने सड़े गले विचारों पर आधारित ब्राह्मणों के नेतृत्व में ये हिंदू राष्ट्र बनाने में सफल होते हैं, तो यह भारतीय जनता के लिए गुलामी का दौर होगा। इनके साथ हमें मजबूत लड़ाई सड़क से संसद तक लड़नी ही पड़ेगी। हमको एक समाजवादी लोकतंत्र की लड़ना पड़ेगा जो भारत के मजदूरों का, किसानों का, पिछड़ों का, वंचितों का, दलितों का भविष्य है। आइए इस दिशा में हम एक साथ आगे बढ़ें। इंकलाब जिंदाबाद।